हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाइल्ड टेल्स। इस मूवी में हम 6 अलग अलग स्टोरीज को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन स्टोरीज में एक्शन एडवेंचर से लेके थ्रिलर तक का मजा है, इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म की पहली कहानी को, जिसका नाम है पास्टरनैक। इस कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी चेक इन कराने के बाद फ्लाइट पकड़ती है, जिसके बाद उस लेडी को फ्लाइट में अपना सामान रखते हुए दिखाया जाता है। उसे सामान रखने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। वो लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि वो एक मॉडल है जो घूमने जा रही है। वो आदमी भी उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक म्यूजिक क्रिटिक है, जिसके बारे में सुनने के बाद वो लेडी उस आदमी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी एक म्यूजिशियन था, पर उसके अजीब और अलग बिहेवियर से परेशान होकर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद वो आदमी उससे उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछता है और वो उसका नाम गैब्रियल पास्टरनैक बताती है, जिसे सुनकर वो आदमी थोड़ा शॉक हो जाता है, मानो जैसे वो उसे जानता था। वो आदमी उस लेडी को एक इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कुछ सालों पहले उसने इसी नाम के एक आदमी के गाने को रिव्यू किया था, जिसका गाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। उस लेडी को भी वो दिन याद आने लगते हैं जब उसके बॉयफ्रेंड का गाना रिजेक्ट हुआ था। वो कई हफ्तों तक परेशान और उदास था। इस बात के लिए वो उस आदमी से थोड़ा नाराज दिखती है, जिसके बाद वो आदमी उससे पूछता है कि क्या अब भी तुम उसके साथ रहती हो, लेकिन वो मना कर देती है कि उनका रिलेशन ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके आगे बैठी एक ओल्ड लेडी जो उनकी बातें सुन रही थी, वो उन्हें बताने लगती है कि गैब्रियल पास्टरनैक नाम का उसका भी एक स्टूडेंट हुआ करता था, जिसे उसने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया था, और अपने पूरे करियर में उसने उसके जैसा कोई दूसरा बच्चा देखा ही नहीं था। वो उसकी बुराई करने लगती है और ये कहती है कि शायद वो मेंटली डिस्टर्ब था। जिसके बाद उनके साइड में बैठा एक आदमी उनकी बातें सुनकर कहने लगता है कि वो भी उस लेडी का स्टूडेंट था और गैब्रियल पास्टरनैक उसका क्लासमेट था, जिसका वो सब मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो कमजोर और बेवकूफ था। तभी एक और आदमी को दिखाया जाता है जो उन्हें बताने लगता है कि उसके होम डिपो में भी इसी नाम का एक आदमी काम करता था, पर उसके अलग बिहेवियर और कस्टमर्स के साथ अच्छे से पेश ना आने की वजह से उसे काम से निकाल दिया था। जिसे सुनकर उस म्यूजिक क्रिटिक को थोड़ा शक होने लगता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि एक ही आदमी को इतने लोग जानते हो जो एक साथ एक ही वक्त पर यहाँ पर सफर कर रहे हैं। वो प्लेन में सभी लोगों से सवाल करता है कि यहाँ बैठे कितने लोग गैब्रियल पास्टरनैक नाम के आदमी को जानते हैं। प्लेन में बैठे सारे लोग अपना हाथ उठा देते हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि मामला बहुत सीरियस है। वो आदमी उनसे पूछता है कि तुम सबको ये टिकट कहाँ से मिली। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ये टिकट उनके ऑफिस से मिली, कुछ को लॉटरी और कुछ लोगों को किसी ऑफर में मिली थी। जिसके बाद उस आदमी का शक सच में बदलने लगता है कि तभी उस प्लेन की एयर होस्टेस उनकी बातें सुनकर उन्हें बताती है कि गैब्रियल इस प्लेन का केबिन चीफ है। वो ये भी बताती है कि जब वो दोनों ट्रेनिंग पर थे तब गैब्रियल ने उसे प्रपोज किया था, पर उसने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद वो बोलती है कि प्लेन स्टार्ट होने से पहले गैब्रियल ने प्लेन के पायलट्स को कॉफी दी थी और तब से अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। जिसके बाद गैब्रियल कुछ अनाउंस करता है और वो लड़की जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो बताती है कि उसने गैब्रियल को चीट किया था, वो भी उसके दोस्त के साथ अफेयर करके, और उसका दोस्त जिसके लिए उस लेडी ने गैब्रियल को धोखा दिया था वो भी वहीं मौजूद था। मतलब प्लेन में वो सब लोग मौजूद होते हैं जिसने गैब्रियल को कभी न कभी दुख और दर्द पहुंचाया है। जिन सब का शोर सुनकर गैब्रियल प्लेन को नीचे की तरफ गिराने लगता है कि तभी एक आदमी उसके केबिन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, जो गैब्रियल का साइकाइट्रिस्ट होता है, जिसने अपनी फीस बढ़ा दी थी गैब्रियल को लूटने के लिए, जिससे वो बहुत परेशान था। वो आदमी गैब्रियल से कहने लगता है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे माँ बाप हैं, जिन्होंने तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं किया। जिसके बाद एक घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके गार्डन में एक ओल्ड कपल बैठा है जो गैब्रियल के पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें एक आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक प्लेन उन्हीं की तरफ आ रहा होता है और तभी वो उनसे आकर टकरा जाता है, जिससे गैब्रियल के पेरेंट्स और प्लेन में बैठे सभी लोगों की प्लेन क्रैश से वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके साथ गैब्रियल और उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बारी आती है फिल्म की दूसरी कहानी की, जिसका नाम है द रैट्स। इस कहानी की शुरुआत में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस एक आदमी को अटेंड करती है। उस आदमी का चेहरा देखकर डर जाती है, मानो जैसे वो उस आदमी को पहले से जानती हो। जिसके बाद वो सीधा किचन में जाकर रोने लगती है, जहाँ उसको रोता देख उस किचन की शेफ उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। वो वेट्रेस उसे बताती है कि बाहर बैठा आदमी वो एक बहुत बुरा इंसान है, जो उनके शहर का एक जमींदार है, जो लोगों को भारी ब्याज पर
पैसा देता था। उस वेट्रेस के फादर ने भी उससे भारी ब्याज पर पैसा लिया था, जिसको समय पर ना चुका पाने के कारण उस आदमी ने उनका घर नीलाम कर दिया था, जिसके सदमे में आकर उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। और इतना ही नहीं, उसके फादर की सुसाइड करने के कुछ ही हफ्तों बाद उस आदमी ने उनके घर आकर उसकी मॉम के साथ भी बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से ही उन्होंने वो शहर छोड़ा था। अब उस वेट्रेस की सारी बात सुनकर उस शेफ को बहुत गुस्सा आने लगता है। उस वेट्रेस से कहती है कि हमें उस आदमी के खाने में रेड पॉइजन मिला देना चाहिए, क्योंकि उसने पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने घर बर्बाद किए होंगे। पर वेट्रेस मना कर देती है, क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। कि तभी वो बाहर बैठा आदमी उसे ऑर्डर लेने के लिए बुलाता है। वो वेट्रेस उसका ऑर्डर लेने जाती है और ऑर्डर लेते वक्त वो उसके आईपैड में देखती है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है। वो किचन में आकर ये बात शेफ को बताती है, जिस पर वो शेफ फिर से एक ही बात करती है कि हमें उसके खाने में जहर मिला देना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी लाइफ के साथ साथ काफी लोगों की लाइफ बर्बाद करी है और अब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके बाद वो ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी वो वेट्रेस उसके खाने में जहर मिलाने के लिए अग्री नहीं करती है। वो ऐसे ही उसका ऑर्डर उसको देकर आ जाती है और अपना काम करने लगती है। पर थोड़ी देर बाद ही उसे पता चल जाता है कि शेफ ने उस आदमी के खाने में ऑलरेडी जहर मिला दिया था, जिसे जानने के बाद वेट्रेस पैनिक करने लगती है और फूड को वापस लाने की कोशिश करती है। पर वो शेफ उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम जैसे लोग उसे सजा देना तो चाहते हो, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाते। वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें पुलिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट में काफी सारे चूहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को यही लगेगा कि चूहों को मारने का जहर गलती से खाने में गिर गया होगा और हम बच जाएंगे। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक बस आकर रुकती है, जिसमें से उसी आदमी का बेटा निकलता है, जो रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता है, जहाँ वो आदमी वेट्रेस को एक बार फिर से ऑर्डर लेने के लिए बुलाता है। तब वो वेट्रेस देखती है कि उसका बेटा भी उस पॉइजन वाले खाने को खा रहा है, जिसको देखकर वो वेट्रेस डरने लगती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी मारा जाए। वो किचन में आकर उस शेफ को बताती है कि उसका बेटा भी वही जहर खाने वाला है। वो शेफ बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका बेटा भी जब बड़ा होगा तो अपने फादर की तरह गंदा और बुरा इंसान ही बनेगा, और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है कि हम उस इंसान की पूरी नस्ल ही खत्म कर देंगे। पर वेट्रेस नहीं मानती है और भागते हुए बाहर आ जाती है। वो उनके खाने को उठाने लगती है, पर ये देख के उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो उस वेट्रेस पर हमला कर देता है कि तभी पीछे से वही शेफ नाइफ लेकर वहाँ पहुँच जाती है और उस आदमी के पेट में नाइफ को घुसा देती है, जिसके बाद वो आदमी मारा जाता है। अब कहानी में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस और एम्बुलेंस उसी रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पुलिस ने उस आदमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया होता है, जिसके बाद वो उस शेफ को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब बारी आती है फिल्म की तीसरी कहानी की, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट। इस कहानी की शुरुआत में एक हाईवे को दिखाया जाता है, जहाँ एक डिएगो नाम का रिच आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद उसकी कार के आगे उसे एक और कार दिखाई देती है, जो स्लो स्पीड में चल रही होती है। डिएगो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, पर वो दूसरी कार वाला आदमी उसे आगे निकलने नहीं देता है। वो अपनी कार को डिएगो की कार के आगे बार बार लाए जा रहा था, पर कुछ देर बाद वो आदमी ऐसा नहीं करता है और डिएगो उससे आगे निकल जाता है। पर डिएगो उसकी हरकतों से बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने जाते जाते उस आदमी को गाली दे दी थी और मिडिल फिंगर भी दिखा दी थी। पर कुछ दूर आगे जाने के बाद डिएगो की कार का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। वो एक मैकेनिक को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन बताकर यहाँ आने के लिए बोलता है। डिएगो शहर से बहुत दूर था, इसलिए मैकेनिक उसको बोलता है कि उसे आने में समय लगेगा, इसलिए डिएगो खुद से टायर चेंज करने लगता है। वो टायर चेंज कर ही रहा होता है कि इतने में वही दूसरी कार वाला आदमी वहाँ आ जाता है, जिसे डिएगो ने गाली दी थी। जिसके बाद डिएगो थोड़ा डर जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वो आदमी अपनी कार को ठीक डिएगो के कार के आगे रोक देता है। डिएगो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो आदमी एक हथियार से डिएगो की कार पर हमला कर देता है। डिएगो पुलिस को कॉल करता है हेल्प के लिए, लेकिन वो आदमी बोलता है कि जब तक पुलिस यहाँ पर आएगी मैं तुमको मार दूंगा। देखने से वो आदमी थोड़ा सनकी किस्म का लग रहा था, क्योंकि वो डिएगो की कार को नुकसान पहुँचाने के बाद उस पर पेशाब और पूप भी करने लगता है। वो डिएगो को गालियां भी देता है और उसके बाद वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसके इन हरकतों की वजह से डिएगो बहुत गुस्से में होता है, जिसके बाद वो उसके कार में बैठते ही डिएगो उसकी कार को अपनी कार से धकेल कर एक खाई में गिरा देता है और अपनी कार को पीछे करके
उसके टायर के नट बोल्ट्स को टाइट करने लगता है। उसे उस आदमी की आवाज भी आ रही होती है, लेकिन डिएगो उस पर ध्यान ना देकर जल्दी से अपने टायर को कार की डिग्गी में डालता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी खाई से निकलकर डिएगो तक पहुँचने की कोशिश करता है, पर डिएगो अपनी कार को तेज स्पीड में भगाकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे से वो आदमी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुम्हारी कार का नंबर देख लिया है और मैं कहीं से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इतना सब सुनने के बाद अब डिएगो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अपनी कार को घुमाकर उसी आदमी को कुचलने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसकी कार से बच जाता है। डिएगो ऐसा बार बार करता है, लेकिन वो आदमी हर बार उससे बच जाता है। डिएगो एक बार फिर से आखिरी कोशिश करता है, पर इस बार उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार खाई में गिर जाती है, जिसमें डिएगो ने उसी आदमी को गिराया था। उसकी कार खाई में फंस जाती है। साथ ही में कार के एयरबैग खुलने की वजह से वो भी गाड़ी में फंस जाता है। अब वो आदमी डिएगो को मारने के लिए उसकी कार के डिग्गी से अंदर आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, पर वो आदमी डिएगो पर भारी पड़ता है। वो कार की सीट बेल्ट से डिएगो का गला घोंटता है, जिससे डिएगो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी उसकी गाड़ी में आग लगाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डिएगो को होश आ जाता है। उस आदमी के पैर को पकड़कर नीचे कार में खींच लेता है और तभी उस कार में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पुलिस और फिर फायर ब्रिगेड आ जाते हैं, जो कार की आग को बुझाते हैं। और जब पुलिस ऑफिसर कार के पास आकर देखता है तो दोनों के मरने की पोजीशन को देखकर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, जिसके साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब बारी आती है इस फिल्म की चौथी कहानी की, जिसका नाम है लिटिल बॉम्ब। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम साइमन होता है, जो एक कंपनी में डिमोलिशन एक्सपर्ट था, जो बॉम्ब लगाकर पुराने बिल्डिंग्स को गिराने का काम करता था। एक दिन साइमन को काम पर उसकी वाइफ का कॉल आता है, जहाँ उसकी वाइफ उसे बताती है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और उन्होंने घर में बर्थडे पार्टी रखी हुई है, तो आज शाम को उसे केक लेकर घर जल्दी आना है। साइमन अपना काम खत्म करके सबसे पहले केक लेने जाता है, जहाँ दुकान से केक लेकर जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी कार वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि रॉन्ग साइड नो पार्किंग में कार लगाने की वजह से ट्रैफिक पुलिस उसकी कार ले गई थी। साइमन एक टैक्सी लेकर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस पहुँचता है, जहाँ वो एक आदमी से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने नो पार्किंग में कार पार्क नहीं की थी, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता है, इसलिए साइमन को फाइन भरना पड़ता है। फाइन भरने के बाद साइमन अपनी कार को लेकर निकलता है, पर अब वो ट्रैफिक में फंस जाता है, जिस वजह से उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। पार्टी भी अब खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हो जाता है। उसकी वाइफ उसे गैर जिम्मेदार बताती है और तलाक देने की बात करने लगती है, जिससे साइमन को गुस्सा आ जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साइमन आरटीओ ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ पर वो एक ऑफिसर से उसी ऑफिसर की कंप्लेंट करता है, जिसकी वजह से उसे कल घर जाने में देरी हो गई थी। वो ऑफिसर भी उसकी एक नहीं सुनता है और साइमन की ही गलती बताने लगता है, जिसको सुनकर साइमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। साइमन अपने फाइन के पैसे वापस मांगने लगता है, पर वो ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है, जिसके बाद साइमन उस ऑफिसर के केबिन पर गैस सिलेंडर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से साइमन को जेल हो जाती है। उसे पूरी रात उसी जेल में बितानी पड़ती है, जिसके बाद अगले दिन उसका एक दोस्त उसको जेल से रिहा करा लेता है और साथ ही में उसे एक बहुत बुरी खबर सुनाता है कि साइमन तुम्हारी हरकतों की वजह से एक वीडियो वायरल हो चुकी है। सभी न्यूज चैनल्स में उसी वीडियो के बारे में बताया जा रहा है, और तो और अपने आप को बचाने के लिए साइमन को उसकी कंपनी ने जॉब से निकाल दिया है, ताकि उनका नाम खराब ना हो। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अब उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई नौकरी नहीं है और वो उसे गैर जिम्मेदार बताकर उसकी बेटी की कस्टडी भी अपने नाम करा लेती है। साइमन अपनी वाइफ के सामने गिड़गिड़ाता है और उससे एक और मौका मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो किसी और कंपनी में जॉब के लिए जाता है, जहाँ उसे जॉब पर रखने से साफ मना कर दिया जाता है। वो निराश उस कंपनी से बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी कार एक बार फिर से वहाँ पर नहीं होती है। सामने वाली शॉप पर बैठा आदमी बताता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी कार ले गए हैं, जहाँ फिर से मजबूरन उसे फाइन भरना पड़ता है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, तो वो घर पर आकर रात में अपनी कार में कुछ फिट करने लगता है और अगले दिन वो जानबूझकर अपनी कार को नो पार्किंग में खड़ा करता है और ट्रैफिक पुलिस का ट्रक एक बार फिर से उसकी कार को ले जाता है। लेकिन इस बार आरटीओ पहुंचने के बाद साइमन की कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे आरटीओ ऑफिस पूरी तरह से टूट जाता है, पर किसी को चोट नहीं लगती है। साइमन को इसके लिए जेल हो जाती है, पर उसका ये कारनामा बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है और लोग उसे इस बेकार सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला मसीहा बना देते
देते हैं। उसकी वाइफ जो उसे डिवोर्स दे चुकी थी वो उसके बर्थडे पर केक लेकर जाती है, जिसके बाद सभी कैदी और सारे पुलिस वाले मिलकर उसका बर्थडे मनाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब बारी आती है आज की फिल्म की 5वीं कहानी की, जिसका नाम है द प्रपोजल। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आलीशान घर दिखाया जाता है, जहाँ हम एक डैमेज कार को घर में आते हुए देखते हैं, जिसे एक बच्चा चला रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो जल्दी से आकर अपने सोते हुए पेरेंट्स को जगाता है और उन्हें बताने लगता है कि उसने गलती से एक प्रेग्नेंट लेडी का अपनी कार से एक्सीडेंट कर दिया है और पकड़े जाने के डर से वो वहाँ से भाग आया है। जिसे सुनकर उसके पिता अपने एक लॉयर फ्रेंड को बुलाते हैं। वो लॉयर फ्रेंड वहाँ आने के बाद उस लड़के से कुछ सवाल पूछता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि न्यूज में उसी लेडी की खबर आ रही होती है, जिसमें पुलिस बोलती है कि उनके पास उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है और वो उस लड़के को जल्दी पकड़ लेंगे। ये सुनकर उस लड़के की माँ रोने लगती है और उसके पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर बाहर उनके गरीब माली पर पड़ती है, जिससे वो और उसका लॉयर फ्रेंड बात करते हैं कि उसका एक ही इकलौता बेटा है और अगर पुलिस उसे अरेस्ट करेगी तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, साथ ही में उनका सारा बिजनेस भी डूब जाएगा। दरअसल वो उस माली को ये गुनाह अपने सर लेने को कहते हैं, बदले में वो उसे मुंह मांगे कीमत देने को भी तैयार थे। वो माली मान जाता है, जिसके बाद वो लॉयर उसे एक्सीडेंट वाली कार के पास ले जाता है और उस माली को कार में बैठाकर स्टीयरिंग पकड़वा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट स्टीयरिंग पर आ जाते हैं। वो लोग उसे शराब भी पिलाते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर माली से सवाल कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर न्यूज पर पड़ती है। न्यूज में उस प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो धमकी दे रहा होता है कि वो हत्यारे को जान से मार देगा। ये सुनकर वहाँ बैठा माली डर जाता है और घबराहट में उस प्रोसिक्यूटर को जवाब देने लगता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस पर शक हो जाता है। वो माली को उसी कार के पास ले जाता है जहाँ वो उसको कार में बैठाकर स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए बोलता है और जिस तरह से वो स्टीयरिंग पकड़ता है, प्रोसिक्यूटर समझ जाता है कि माली झूठ बोल रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए उसके पिता और उनका लॉयर दोस्त दोनों प्रोसिक्यूटर को खरीदने की कोशिश करते हैं। प्रोसिक्यूटर उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका लॉयर फ्रेंड भी अपने हिस्से की बात उनसे कर रहा होता है और तभी वहाँ पर माली भी आ जाता है, जो उस लड़के के फादर से कहता है कि मुझे पैसों के साथ साथ अब एक फ्लैट भी चाहिए। जिसको सुनकर वो आदमी सोचने लगता है कि उसका तो ऐसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसे लॉयर को, प्रोसिक्यूटर को और उस माली को पैसे देने हैं, ऐसे तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। तो वो डील कैंसिल करने का डिसीजन लेता है और अपने बेटे को अपना गुनाह कबूल करने के लिए बोलता है। पर तभी तीनों लोग यानी कि प्रोसिक्यूटर, लॉयर और माली को लगता है कि ऐसे तो उनके हाथ जो भी पैसे आ रहे हैं वो भी निकल जाएंगे, इसलिए वो उस आदमी से पुराने वाली डील पर ही काम करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस उस माली को अरेस्ट करके वहाँ से ले जा रही होती है, लेकिन बाहर काफी भीड़ होने की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। लोग बहुत गुस्से में थे कि तभी उस भीड़ में से उसी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड निकलकर बाहर आता है और माली को दोषी समझकर उसके सर पर एक हथौड़े से वार कर देता है, जिससे उस माली की वहीं मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद फाइनली बारी आती है हमारी आज की आखिरी कहानी, जिसका नाम है टिल डेथ डू अस अपार्ट। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लग्जूरियस वेडिंग रिसेप्शन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ एक कपल का रिसेप्शन हो रहा है, जिसमें आदमी का नाम एरियल और लेडी का नाम रोमिना होता है। लोग उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी पार्टी के बीच में रोमिना की नजर एरियल पर पड़ती है, जो किसी लड़की से एक अलग तरीके से बात कर रहा था, जिससे रोमिना को शक होने लगता है। फिर तभी रोमिना अपना मोबाइल निकालती है और एक नंबर डायल करती है, जिसे वो लड़की ही पिक करती है, जिसके साथ रोमिना ने एरियल को बातें करते हुए देखा था। अब रोमिना का शक यकीन में बदल जाता है। रोमिना इस बात से नाराज होती है, जिसके कुछ देर बाद हम रोमिना और एरियल को साथ डांस करते हुए देखते हैं, जहाँ रोमिना एरियल से उसी लड़की के बारे में पूछती है। एरियल उस लेडी को अपना कोवर्कर बताता है। फिर रोमिना बताती है कि लगभग एक हफ्ते पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जहाँ पर एरियल ने उसे अपनी गिटार टीचर बताया था, इसलिए रोमिना ने उस नंबर को गिटार टीचर के नाम से सेव कर दिया था। और जब उसने इसी नंबर पर डायल किया तो इसी लड़की ने कॉल पिक किया, जिससे एरियल बात कर रहा था। रोमिना एरियल को बोलती है कि सच बताओ तुम दोनों का रिश्ता क्या है और यहाँ क्या चल रहा है। एरियल सच बता ही देता है। वो कहता है कि उसका पहले उस लेडी से अफेयर था, पर अब वो सिर्फ रोमिना से ही प्यार करता है। और इतना सुनते ही रोमिना रोने लगती है और टेरेस की तरफ भाग जाती है। वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिसको एक पीछे खड़ा आदमी रोक लेता है। वो रोमिना को बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे हिम्मत देने की भी कोशिश करता है। दरअसल में वो आदमी होटल का कुक था, जिसकी बातें सुनकर रोमिना उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद एरियल
टेरेस पर रोमिना को ढूंढते हुए आ जाता है और देखता है कि रोमिना दूसरी तरफ उसी कुक के साथ इंटीमेट हो रही थी और एरियल को देखते ही वो उस पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। वो उसे धमकी देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी, अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। ऐसा कहकर वो वापस नीचे हॉल में आ जाती है और पागलों की तरह अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगती है। वो एरियल की एक्स को कुछ देर बाद डांस फ्लोर पर लाती है और बदला लेने के लिए उसे मिरर की ओर धकेल देती है, जिससे मिरर के टूटने से उसकी पूरी बॉडी पर कांच के कट लग जाते हैं और वो जख्मी हो जाती है। उसकी ऐसी कंडीशन देखते ही एरियल अपनी मॉम के साथ रोमिना के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोमिना की अब मेंटल कंडीशन आपे से बाहर हो गई थी। वो भरे हॉल में सबके सामने माँ बेटे दोनों की बेइज्जती करने लगती है, जिससे वो दोनों वहीं पर रोने लगते हैं। रोमिना कैमरामैन से उनकी रोती हुई पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि वो इन पिक्चर्स को अपने अगले रिसेप्शन पर दिखाएगी। जिन बातों को सुनकर एरियल की मॉम को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो वहीं रोमिना पर हमला कर देती है, पर सब लोग उन्हें छुड़ाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों फैमिलीज के बीच झगड़ा होने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद एरियल रोमिना को रोते हुए देख अपना रिसेप्शन केक उठाकर टेबल पर रख देता है। वो रोमिना के पास जाता है और उससे डांस करने के लिए पूछता है, जहां हम एरियल की आंखों में सच्चा प्यार देखते हैं और रोमिना को भी उसकी आंखों में सच्चा प्यार दिख जाता है, जिसके बाद वो मान जाती है। फिर वो दोनों साथ डांस करने लगते हैं, जिनको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी ही तरफ देखने लगते हैं और देखते ही देखते एरियल रोमिना वहाँ स्टेज पर ही इंटीमेट होने लगते हैं, जिनको देखकर लोग शर्म की वजह से बाहर चले जाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनोखी फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। बाकी आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।